हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीआईबी का जो हमारा एबीएफएम सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो स्पैक कंपनी है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, वो है क्या? व्हाट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एंड उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? राइट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो कंपनी जो रेज करती है कैपिटल और उसको इन्वेस्ट करा जाता है रियल एस्टेट वेंचर्स में, या फिर वो कंपनी जो सोलली बनाई जाती है कैपिटल रेज करने के लिए थ्रू आईपीओ और टू एक्वायर या फिर मर्ज विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, जिस कंपनी को स्पेशली क्रिएट करा गया है फंड रेज करने के लिए थ्रू आईपीओ या फिर एक्विजिशन करने के लिए, मर्जर करने के लिए विद द एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास अ कंपनी दैट प्रोवाइड, वो कंपनी जो हमें यहाँ पे लोन देती है स्टार्टअप्स को इन अर्ली स्टेजेस। ठीक है, उनके अर्ली स्टेजेस पे उनको लोन प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को, वो कंपनी होती है स्पैक। या फिर फोर्थ ऑप्शन है अ कंपनी दैट ऑफर कंसल्टिंग सर्विसेज टू न्यूली लिस्टेड फर्म्स, जो न्यूली लिस्टेड फर्म्स होती हैं उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये क्या ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा रिगार्डिंग स्पैक? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे? यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ठीक है, तो ये बनाई ही किस लिए जाती है, सोलली ये फॉर्म करी जाती है फंड रेज करना थ्रू आईपीओ एंड एक्विजिशन एंड मर्जर के लिए विद एग्जिस्टिंग कंपनी। राइट, तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि स्पैक जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में हमने बात करी कि जैसे इसका नाम ही है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ठीक है, तो ये बनाई ही एक्विजिशन एंड मर्जर के लिए जाती है, रेज करना फंड थ्रू आईपीओ। राइट, तो ये इसका फीचर है। राइट, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड की बात करें अगर हम, तो ये स्पैक जो है डू नॉट फंक्शन एज लेंडर, तो ये एज ए लेंडर फंक्शन यहाँ पे नहीं करती है। तो यहाँ पे जो लेंडर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं अर्ली स्टेज पे जो स्टार्टअप्स को लोन देते हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। राइट, बट स्पेशल पर्पस एक्विजिशन जो कंपनी है वो ये काम नहीं करती है। फिर आता है फोर्थ, तो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी नहीं देती है स्पैक जो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। राइट, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे मैच करना है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी जो है उनके फीचर दे रखे हैं ए ग्रुप में, बी ग्रुप में जो है यहाँ पे उनके आउटकम्स दे रखे हैं कि जो फीचर है उसका क्या आउटकम जो है यहाँ पे रहता है, वो हमें दे रखे हैं। हमें यहाँ पे मैच करना है कि किस फीचर का क्या आउटकम यहाँ पे रहता है। राइट, तो ऑप्शंस है हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं, तो आप जल्दी से इनको मैच कर लीजिए। पहले हम देखेंगे कि ग्रुप ए में क्या लिखा है और बी में क्या लिखा है, उनको मैच करेंगे फिर। ठीक है, पहला है ईज ऑफ एक्सेस टू एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट स्पॉन्सर, तो ये फीचर है, कह रहा है कि ईज मिलेगी और एक्सेस करने में जो एक्सपर्ट स्पॉन्सर्स हैं उनको। ठीक है, दूसरा है नैरो स्कोप फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का बहुत नैरो स्कोप होता है। ठीक है, यहाँ पे तो नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट टाइम फ्रेम, कम टाइम फ्रेम है फॉर कंप्लायंसेस। ठीक है, चौथा यहाँ पे क्या है, इनएबिलिटी टू ट्रैक यूज ऑफ फंड्स, जो यूज ऑफ फंड्स है यहाँ पे उनको ट्रैक करना जो है यहाँ पे उसकी इनएबिलिटी है। ठीक है, अब ये फीचर्स जो थे इनके आउटकम्स क्या हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है मे रिजल्ट इन मिस वैल्यूएशन और लीगल रिस्क ड्यू टू लिमिटेड स्क्रूटिनी। तो हमने यहाँ पे एक बात करी थी नैरो स्कोप एंड
फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, है ना। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का अगर स्कोप नैरो है यहाँ पे, उसी के रिजल्ट तो होगा यहाँ पे कि मिस वैल्यूएशन होगी, ठीक है, लीगल रिस्क रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्क्रूटनी हो रही है, राइट, लिमिटेड स्क्रूटनी हो रही है, तो ये इससे मैच कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एनेबल एक्सेस टू मैनेजरियल नॉलेज एंड ग्रोथ लेवल गाइडेंस। तो हमने यहाँ बात करी थी एक्सपर्ट जो स्पॉन्सर है हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट स्पॉन्सर्स हैं वो क्या लेके आएंगे अपने साथ, हमें क्या एक्सेस मिल जाएगी, मैनेजरियल नॉलेज की एक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि वो एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड में, ठीक है। तो उनकी नॉलेज जो है हम यहाँ पे वो अपने साथ लेके आएंगे, गाइडेंस हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन आता है कॉम्पैक्ट टाइम फ्रेम की बात करी थी हमने। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टारगेट कंपनी मस्ट क्विकली प्रिपेयर फाइनेंशियल एंड पब्लिक कंपनी फंक्शंस, ठीक है, क्विकली प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम वाला इसके साथ मैच हो जाएगा यहाँ पे कि कम टाइम फ्रेम चाहिए कंप्लायंसेस के लिए। तो ये क्या कह रहा है उसका आउटकम, कि टारगेट कंपनी जो है यहाँ पे उसको जल्दी फाइनेंशियल जो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी उनको, ठीक है, एंड पब्लिक कंपनी फंक्शंस जो है वो जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, राइट। देन आता है इनेबिलिटी टू ट्रैक यूज ऑफ फंड्स। तो ऑब्वियसली ये इससे मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है इन्वेस्टर फेस अनसर्टेनिटी, ठीक है, हम ट्रैक नहीं कर पा रहे फंड्स को, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर जो है अनसर्टेनिटी फेस करेंगे, रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ डिस्क्लोजर। क्यों, क्योंकि देखो स्पैक में जो है टारगेट कंपनी डिस्क्लोज नहीं करी जाती कि किस कंपनी को, जैसे सपोज ए कंपनी है, उसने बी कंपनी को यहाँ पे टारगेट कर रही है मर्जर के लिए, है ना। तो ये जो टारगेट करा जा रहा है बी को, तो जो भी इन्वेस्टर्स जहाँ पे जो स्पैक है, ठीक है, स्पैक कंपनी जो है क्रिएट करी जाती है मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए, स्पैक कंपनी जो फंड ले रही है इन्वेस्टर्स से, ठीक है, इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जी सपोज हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, ये पैसे देगा इसको एक्वायर करने के लिए, ठीक है। अब ये स्पैक जो है वो पहले यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि उनका पैसा कहाँ लगाया जाएगा, मींस कि ये इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी जाती है कि ए कंपनी किस कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने वाली है, टारगेट कंपनी के बारे में नहीं पता होता इन्वेस्टर्स को, उन्हें नहीं पता होता उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा जा रहा है, राइट। तो इसकी वजह से वो अनसर्टेनिटी फेस करते हैं, रिस्क फेस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे ना अपने फंड्स को यहाँ पे, राइट, तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही बैठ रहा है, ऑप्शन ए जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है ए का जो है वो सेकंड आंसर रहेगा यहाँ पे, जैसे अभी हमने टिक करा कि स्पैक जो है, स्पैक के जो स्पॉन्सर है वो अपने साथ ऑपरेशनल एक्सपर्टीज लेके आते हैं, ठीक है, जो सर्व करते हैं बोर्ड के लिए। बी का जो है यहाँ पे 1 रहेगा, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि लिमिटेड डिलीजेंस है स्पैक में, जिसकी वजह से मिसप्राइजिंग होती है एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन जो है वो रहती हैं, राइट। और सी का जो है यहाँ पे 3 है, यस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द टारगेट कंपनी मस्ट मीट कंप्लायंस, उनको एक शॉर्ट टर्म में जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो करनी होती हैं एक शॉर्ट टर्म में, राइट। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही थी। देन फोर्थ जो है वो कहता है कि लैक ऑफ अपफ्रंट डिस्क्लोजर, जैसे अभी हमने बात करी कि अपफ्रंट डिस्क्लोजर नहीं होता है, टारगेट कंपनी क्या है, कहाँ पैसा उनका इन्वेस्ट करा जा रहा है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स है वो अनसर्टेनिटी उनमें रहती है, राइट। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे, हमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल्स हमें बोल रखी है कि 120 रुपीज है पर यूनिट, ठीक है। तो जो टोटल सेल्स हमारी 36 लाख की है, 36 लाख की जो है टोटल हमारे पास यहाँ पे सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट बोला जा रहा है 50% है एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पे हमारे पास 14 लाख की है, 14 लाख की है। बोरोड कैपिटल जो है 10 लाख हमने बोरो कर रहा है, उस पर 12% जो है यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी कैपिटल जो है वो 10 लाख की बोली जा रही है एंड शेयर जो है वो एक शेयर 100 रुपए का शेयर है यहाँ पे। टैक्स रेट जो है वो 50% है यहाँ पे, ठीक है, 50% जो है वो टैक्स रेट है यहाँ पे।
अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे, हमें पता करना है कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, ए 1.25, बी 1.33 एंड डी सी 1.43 एंड डी 2। क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? तो एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लें कि ये कैलकुलेट कैसे करा जाता है, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब हमें ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल्स कितनी है, कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। आप भी साथ के साथ जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, सेल्स है हमारे पास यहाँ पे 36 लाख की, राइट। उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला जा रहा है यहाँ पे, 50% बोला गया है। ठीक है, तो 36 लाख का 50% कितना हो जाता है यहाँ पे, 18 लाख, राइट। यही रहता है आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए साथ के साथ। तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बच गया, दैट इज 18 लाख का जो है यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे माइनस क्या करना है, अब इसके बाद इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 14 लाख की, कितनी दे रखी है, 14 लाख दे रखी है, राइट। तो जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे, 4 लाख। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4 लाख की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक जो है यहाँ पे वैल्यू आ गई है, दैट इज 4 लाख, राइट। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, देखो 10 लाख बोरो करे हैं, 12% जो है यहाँ पे हमें टैक्स देना है। तो टैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1,20,000 का जो है यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अब निकल गया, दे दिया हमने। तो ये माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2,80,000, राइट। यही वैल्यू आने वाली है, साथ के साथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, यस, जल्दी से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, यस, क्या रहेगा इसका आंसर, यस, इसको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आने वाली है, दैट इज 1.43, राइट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, 1.43 जो है यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में कि हमारे पास सेल्स थी जो हमने करा है 36 लाख की, 50% वेरिएबल 18 लाख का हो गया, कंट्रीब्यूशन हमारे पास 18 लाख आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट हमने 14 लाख माइनस कर दी। ठीक है, ईबीआईटी हमारे पास आ गया 4 लाख का, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। फिर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा, दैट इज 1,20,000। ठीक है, हमारे पास ईबीटी बच गया 2,80,000 का, इनको डिवाइड कर दिया हमने आपस में, तो हमारा आंसर आ गया 1.43, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैकगर्ग्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमें ध्यान से पढ़ना है और हमें इन स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हमें रिगार्डिंग मैकगर्ग की जो थ्योरी एक्स है और थ्योरी वाई के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो एक बार हम देख लें कि थ्योरी एक्स क्या कहती है। थ्योरी एक्स में मैकगर्ग ने कहा था कि वो लोग हम डालेंगे जो लोग थोड़े से लेजी हैं, ठीक है, जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं काम को, जिनको सुपरविजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुपरवाइज करना पड़ता है तभी वो काम करते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए बट वो काम करना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। और उसके उल्ट यहाँ पे थ्योरी वाई के लोग हम रखेंगे। थ्योरी वाई के लोग कौन रहेंगे, जो अपना काम करने में मन लगाते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है तो वो
खुद से खुद ब खुद वो मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हम इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और देख लेते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। पहला क्या कहता है, थ्योरी एक्स अज्यूम्स पीपल डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये थ्योरी एक्स क्या कहती है कि पीपल जो है यहाँ पे काम को नापसंद करते हैं और डिसलाइक करते हैं काम को, और यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अवॉइड करते हैं। तो बता दीजिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगी कि फॉल्स रहेगी, राइट। तो ये ट्रू रहेगी यहाँ पे स्टेटमेंट। देन हम बात करेंगे थ्योरी वाई अज्यूम्स पीपल आर पैसिव एंड रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल नीड बाय नेचर, कि वो रेसिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, बट हमने तो बात करी थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, काम को पसंद करते हैं, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अगला है यहाँ पे कि थ्योरी वाई जो है यहाँ पे बिलीव करती है कि पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड, पीपल जो है यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, अगर उनको मोटिवेट यहाँ पे किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यस जल्दी से बता दीजिए। यस ये ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे थ्योरी एक्स जो है ज्यूम करती है पीपल प्रेफर टू बी लेड एंड सीक सिक्योरिटी, तो उनको यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने बात करनी है कि उन कर रहे थे कि थ्योरी एक्स वालों को जो है सिक्योरिटी तो चाहिए बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो यहाँ पे एज्यूम किया जाता है यस ये भी यहाँ पे क्या है, ट्रू है, राइट। तो अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हमने ये तो स्टेटमेंट्स देख ही ली है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। यस ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि थ्योरी वाई फर्स्ट ट्रू क्यों है, क्योंकि थ्योरी एक्स वाले जो लोग हैं यहाँ पे लेजी होते हैं और उनको सुपरविजन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सुपरविजन की, राइट। दूसरा वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि थ्योरी वाई से करती है पीपल बिकम रेसिस्टेंट ड्यू टू एक्सपीरियंस नॉट नेचर, ठीक है, वो नेचर से रेसिस्ट नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि थ्योरी एक्स जो है वो क्रिएटिव होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, तो ये ट्रू है यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि एक्स वाले जो है यहाँ पे अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बट प्रेफर करते हैं सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चाहे सीआईबी की बात करें, चाहे जेआईबी की बात करें, चाहे बैंक प्रमोशनल एग्जाम की बात करें, यहाँ पे आपको जो है बेस्ट क्वालिटी बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत लो प्राइस पे आपको स्टडी कंटेंट जो है वो मिलेगा, जेआईबी का भी सीआईबी का भी, बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स रिलेटेड भी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट 30 ईयर्स से 10 लाख से भी ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बेनिफिट ले चुके हैं हमारे स्टडी कंटेंट का, ठीक है। तो आप भी जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हमारे कोर्स को यहाँ पे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आप भी इन 10 लाख में शामिल हो जाइए, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से 10 लाख से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे हमारे कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। तो इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक से आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, केस स्टडीज वीडियोस रहेंगी इफ नीडेड, राइट, केस स्टडीज जो है यहाँ पे रहेंगी। अगर आप इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो ये सारा कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, ये स्टडी कंटेंट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा वेबसाइट पे हमारी, दैट इज www.nstoolschoolofbanking.com। तो उसमें आपने कोर्स सेक्शंस पे जाना है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करोगे तो आपको ये जेआईबी एनसीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, इस इन कोर्सेज का बेनिफिट ले चुके हैं अपना एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है। तो आप भी इन 10 लैक्स में, इन 10 मोर देन 10 लैक्स में जो है वो आप आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड within 4 business days for of closing a special purpose acquisition company merger, ठीक है।
स्पेशल पर्पस जो एक्विजिशन कंपनी है वो जैसे ही मर्जर क्लोज करती है यहाँ पे, तो मर्जर क्लोज करते ही विद इन बिजनेस 4 डेज हमें कौन सा फॉर्म यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है, क्या चीज हमें यहाँ पे करनी होती है, फाइल करनी होती है, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि अ फॉर्म 10K विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर हमें फिल करना होता है, या फिर एक फॉर्म 8K मस्ट बी फिल्ड विद द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इन यूएसए, वो फिल करना होता है, या फिर एक मर्जर सर्टिफिकेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हमें फिल करना होता है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, या फिर एक शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करना होता है विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यहाँ पे जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं क्यों, एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो 8K है यहाँ पे वो एक एनुअल रिपोर्ट है, वो मर्जर से रिलेट नहीं करती है, ठीक है। तो ये फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करा जाएगा, 8K जो है फॉर्म यहाँ पे फिल करा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है 8K फॉर्म क्या होता है, जो यहाँ पे जिस कंपनी को मर्ज करा जा रहा है उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस चीज में डील कर रही है, वो सारी चीजें इसमें रहती हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है, तो इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करा जाता है। तो ये चीज जो है कि मर्जर सर्टिफिकेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है मर्जर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की, तो उसको भी फाइल करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, विद द स्टॉक एक्सचेंज पोस्ट मर्जर, वो पोस्ट मर्जर यहाँ पे नहीं रहता है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे फिर से मैच करना है हमें ग्रुप्स को। ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी के एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट ए ग्रुप में, एंड बी ग्रुप में हमें उनके पर्पस और फीचर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे फीचर्स है, हमें इनके डॉक्यूमेंट का क्या फीचर है उसके साथ उसको मैच करना है। यहाँ पे पहला है चार्टर, ठीक है, चार्टर का क्या फीचर रहेगा, फिर है प्रोमिसरी नोट, फिर है लेटर एग्रीमेंट, फिर है रजिस्ट्रेशन राइट्स एग्रीमेंट, राइट। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फीचर देख लेते हैं एक बार। पहला है ग्रांट स्पॉन्सर राइट टू रजिस्टर फाउंडर शेयर एंड वारंट, ठीक है। सेकंड है इंक्लूड लॉकअप वोटिंग एंड इंडेमनिटी क्लोजेस। तीसरा है स्पॉन्सर लेंड्स फंड टू स्पैक बिफोर आईपीओ। चौथा है यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड पब्लिक एंड फाउंडर शेयर इंक्लूड्स एंटी डिल्यूशन क्लोज। तो क्या आंसर यहाँ पे रहने वाला है, देखो चार्टर का क्या यहाँ पे मतलब रहता है, देखो ये किससे मैच होगा, 4 से क्यों मैच होगा, क्योंकि एस्टैब्लिश पब्लिक एंड फाउंडर शेयर इंक्लूड्स एंटी डिल्यूशन क्लोज। तो चार्टर क्या होता है एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। यहाँ पे द चार्टर डिफाइंस, चार्टर जो है डिफाइन करता है पब्लिक एंड फाउंडर शेयर्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग एंटी डिल्यूशन प्रोविजन। तो ये चार्टर का यहाँ पे काम फीचर है, ठीक है। तो ये इससे मैच हो जाएगा। दूसरा प्रोमिसरी नोट का, तो प्रोमिसरी नोट जो है वो यहाँ पे थर्ड के साथ मैच हो रहा है। प्रोमिसरी नोट क्या है, यहाँ पे जो स्पॉन्सर है वो फंड देते हैं किसको, स्पैक को, बिफोर आईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमिसरी नोट अलाउ करता है स्पॉन्सर्स को कि वो यहाँ पे पैसा देंगे किसको, स्पैक को, जब तक वो आईपीओ से पैसा रेज नहीं कर लेता है, तब तक के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको स्पैक को क्रिएट करने के जो एक्सपेंसेस हैं वो स्पॉन्सर्स यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्स लेंड कर रहे हैं, तो उसको प्रोमिसरी नोट जो है यहाँ पे बोला जाएगा। देन आता है लेटर क्रेडिट की बात। तो लेटर क्रेडिट क्या है यहाँ पे, वो रहेगा यहाँ पे लेटर क्रेडिट में इंक्लूड होता है लॉकअप पीरियड, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है, लॉकअप पीरियड रहता है, इंडेमनिटी रहता है, एंड वोटिंग ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पे रहती हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ ये फीचर मैच हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पे वो फर्स्ट के साथ मैच कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रांट स्पॉन्सर राइट्स टू रजिस्ट्रेशन राइट एग्रीमेंट क्या होता है, जो हमें ग्रांट करता है स्पॉन्सर राइट टू रजिस्टर फाउंडर शेयर एंड वारंट्स, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन राइट एग्रीमेंट गिव स्पॉन्सर्स, वो स्पॉन्सर्स को राइट देता है रजिस्टर करने में देयर इक्विटी होल्डिंग, जो उनकी इक्विटी होल्डिंग है जैसे कि शेयर्स हैं, वारंट्स हैं, उनको रजिस्टर करने में
यहाँ पे अलाउ करता है, राइट, हेल्प करता है। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे, ए कंपनी सेल अ प्रोडक्ट एट ₹20 पर यूनिट, ठीक है, 20 पर यूनिट पे वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट है उनके पास 12 पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट उनकी है 16,000 की यहाँ पे। और हमें क्या पता करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज पता करना है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो देख लें। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमने ये देखा पहले भी कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं और ईबीआईटी कैसे निकालते हैं, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्या आंसर रहेगा इसका, 2, 3, 1.5 या फिर 2.5, ठीक है। तो जल्दी से पहले हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है। हमारे पास यहाँ पे कितने सेल्स यूनिट्स कितने हैं, 3000, और सेल वैल्यू कितनी है, 20 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स कितनी हो जाएंगी, सेल्स कितनी हो जाएंगी, जल्दी से देख लीजिए। सेल्स हो जाएंगे यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स में दे रखा है हमें। तो हम इसकी सेल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60,000 जो है वो सेल हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट देखना है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी यहाँ पे हमारी, यस, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, 3000 को अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, वो हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप भी साथ के साथ कैलकुलेशन करते रहिए ताकि जल्दी कैलकुलेशन हम कर सकें। यस, क्या रहेगी, 16,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, राइट, सॉरी 36,000, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, इनको माइनस कर दीजिए, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यस, यस, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, दैट इज 24,000 का। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन की जगह लिख लेते हैं 24,000, ठीक है। अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी की है हमारे पास यहाँ पे, यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, हाँ जी, 16,000 की हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे। तो इसको भी माइनस कर लीजिए, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 8,000, ठीक है। तो हमारे पास 8,000 की क्या आ गई है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो यहाँ पे कितना आ गया है, 8,000 का। तो अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आंसर आने वाला है आपका, यस, यस, जैसे एक्सप्लेनेशन में भी देख लीजिए कि हमारे पास 60,000 की सेल आ गई, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गया 36,000 का, कंट्रीब्यूशन आ गया 24,000 का, 8,000 की हमारे पास ईबीआईटी आ गई। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज जो कि आ रहा है यहाँ पे 3। तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि पहली वाली वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट है, www.gibconline.com, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे CIB के मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनके यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे, रियल टाइम आप उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। उसके लिए आपको जो है www.gibcibonline.com पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें CIB सेक्शन पे आप आओगे तो आपको ये चारों जो सब्जेक्ट हैं उनके मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे आके इन टेस्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना चांस जो है CIB एग्जाम को क्रैक करने का वो इम्प्रूव यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, हाउ इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, मीन्स उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट इज कैलकुलेटेड एज EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है ना, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमें ये क्वेश्चन में ही देख लेना होता है कि हमें
किस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज इसमें इंक्लूड हम करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो हमें इंटरेस्ट को यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल डेट डिवाइडेड बाय EBITDA। EBITDA क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। तो ये नेक्स्ट है, इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। टोटल एसेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड कर दोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगी। जहां फिर इट इज कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल डेट। क्या रहेगा इसका आंसर? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के साथ, तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो आ जाती है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फॉर्मूला करेक्ट है, सेकंड जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि वो क्या है, डेट टू EBITD रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला यूज करा जाता है। ये जो फॉर्मूला था टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, ये इक्विटी मल्टीप्लायर है। और जो ये फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल डेट, ये हमारा दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, ये कोई स्टैंडर्ड फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो नहीं है, राइट। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैच द कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट। ठीक है, फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है ग्रुप ए में दे रखी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ग्रुप बी में दे रखे हैं, उनके साथ हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कौन से कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे देखने हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटेड कौन से कॉस्ट है वो हमें बताने हैं, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड कौन से कॉस्ट होते हैं वो हमें बताने हैं, पावर सप्लाई सेटअप से रिलेटेड कौन से कॉस्ट है वो हमें बताने हैं। तो ग्रुप बी में कॉस्ट बता रखे हैं, कौन कौन से हैं, फ्रेट, कस्टम, इंस्टॉलेशन, पहला। दूसरा है ट्रांसफॉर्मर्स, इंटरनल कैबलिंग, सबस्टेशंस। तीसरा है स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फी, लेवलिंग कॉस्ट, एंड चौथा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ऑल्टरेशन, लीज, इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस रहेंगे? ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे, जल्दी से मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ए ऑप्शन जिसमें A3, B4, C1 एंड D2 है, या फिर ऑप्शन बी जिसमें A1, B2, C3 एंड D4 है, या फिर सी जिसमें A2, B3, C4 एंड D1 है, या फिर D, A4, B1, C2, B3। क्या रहेगा इसका आंसर? तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, लैंड एक्विजिशन है तो लैंड से रिलेटेड कौन से एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस, ठीक है, लेवलिंग कॉस्ट, तो ये सारे लैंड से रिलेटेड कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। तो हम इससे इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग कर रिलेटेड कॉस्ट क्या रहेंगे, कंस्ट्रक्शन, ऑल्ट्रेशन, लीज इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये कॉस्ट जो है इसके साथ आ जाएंगी, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कौन से जो है एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं, कॉस्ट रहते हैं, यहाँ पे फ्रेट, ठीक है, मशीनरी को लाने का खर्चा, कस्टम क्लियर करवाना है, इंस्टॉलेशन जो है वो मशीनरी की, वो यहाँ पे से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, राइट। पावर सप्लाई से खर्चे कौन से रहते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, इंटरनल कैबलिंग से रिलेटेड, ठीक है, सबस्टेशन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो यहाँ पे पावर सेटअप के खर्चे हैं। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए का यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि लैंड जो है वो कॉस्ट इंक्लूड करती है, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, लीगल फीस एंड लेवलिंग। बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड करती है कंस्ट्रक्शन का, ऑल्ट्रेशन का एंड लीज इम्प्रूवमेंट का। एंड सी जो है यहाँ पे वो बात करें मशीनरी, तो मशीनरी यहाँ पे अगर इंस्टॉल करवानी है, लेके आनी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह हमें देने पड़ेंगे, वो यहाँ पे क्या है, मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहते हैं, पावर से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर्स, केबलिंग एंड सबस्टेशन जो है यहाँ पे ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहते हैं, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब हमारे पास कि एक प्रोजेक्ट है, रिक्वायर 20,000 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20,000 की है, एंड जनरेट 4,000 एनुअल फॉर 6 ईयर। तो उसका कैश फ्लो क्या है, हर साल वो 4,000 रुपया उसको आ रहा है। 6 ईयर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हर साल उसको कैश फ्लो कितना आ रहा है, 4,000, 4,000 एंड 4,000 करके 6 सालों तक
और कहते हैं डिस्काउंटेड रेट अगर 12% है, ठीक है, तो उस केस में हमें पीवी फैक्टर हमें दे रखे हैं, ठीक है। 1 रुपए की कीमत 1 साल के बाद यहाँ पे 12% के हिसाब से 0.893 हो रही है, देन 0.797 हो रही है, फिर अगले साल यहाँ पे 0.712 हो रही है, फिर अगले साल यहाँ पे 0.636 हो रही है, 5वें साल 0.567 हो रही है, 6वें साल 0.507 हो रही है। तो हमें यहाँ पे पता क्या करना है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड क्या होता है कि कितने सालों में, पेबैक पीरियड ये होता है ना कि कितने सालों में हम ये 20,000 पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो हम 4,000 हर साल हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनफ्लो आ रहा है। डिस्काउंटेड निकालना है तो हर साल जो 4,000 आ रहा है उसको यहाँ पे हम हर साल के डिस्काउंटेड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले साल का हम यहाँ पे देख लेते हैं 4,000, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले साल को 12% के रेट के हिसाब से, पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी 0.893। दूसरे साल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 4,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यस आप भी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लीजिए साथ के साथ। यस ये आ जाएगा 0.797 यहाँ पे तीसरा साल, चौथा साल एंड पांचवा एंड छठा, ठीक है, 6 साल तक हमें देखना है। तो ये हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ये हमें 4,000 ही रहेगा, ये हमें 4,000 रहेगा, राइट। तो जल्दी आप भी कैलकुलेट करिए साथ के साथ, ठीक है। तो ये इसका रहेगा यहाँ पे वैल्यू, ये इसकी वैल्यू रहेगी। तो जल्दी जल्दी आप भी कैलकुलेट करते रहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप साथ के साथ क्या वैल्यूज रहने वाली हैं यहाँ पे। यस 712, यहाँ पे 0.636, यस ये 0.567, ये है 0.507, राइट, यही है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास क्या वैल्यूज आने वाली हैं जल्दी से देखिए। यस तो फर्स्ट ईयर की यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है 3,572, राइट। एंड सेकेंड ईयर की यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है 3,188, 3,188, एंड थर्ड ईयर की वैल्यू रहने वाली है 2,848। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ के साथ, देन आने वाला है यहाँ पे वैल्यू 2,544, 2,544 यहाँ पे वैल्यू रहने वाली है, देन 2,268, ठीक है, दैट इज 2,268 रुपीज हो जाएगी। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो हम 4,000 रिसीव कर रहे हैं उसकी आज के कंपैरिजन वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले साल वैल्यू क्या रह जाएगी, दूसरे साल वैल्यू क्या रह जाएगी, तीसरे साल वैल्यू क्या रह जाएगी, चौथे साल वैल्यू क्या रह जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि मनी की वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या होती है, रिड्यूस होती है, राइट। जो चीज आप आज 10 रुपए की खरीद सकते हो, क्या वो आप वही चीज 2 साल बाद या 3 साल बाद भी वो 10 रुपए में चीज आप नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मनी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कि 6 सालों में जो हम 4,000 की वैल्यू क्या रह जाएगी, पहले साल में 3,572 रह जाएगी, ऐसे हमने सारी वैल्यूज देख ली हैं, ठीक है। अब हम इन सबका टोटल कर लेते हैं कि हम 20,000 जो है 6 सालों में अर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सब का टोटल करने पे हमारे पास आ जाएगा 16,448, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। तो बट हमें तो बोला गया था, हमें तो पे बैक पीरियड देखना था, तो इट मीन 6 सालों में ये पे बैक नहीं कर रहा है 20,000 को, है ना, 6 सालों में पे बैक नहीं हो रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे अब कितना रिमेनिंग कितना बच रहा है, हमें कितना और चाहिए था, दैट इज 3,580 जो है यहाँ पे हमें और चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कि मोर देन 6 ईयर हमें चाहिए, 6 ईयर फिजिबल नहीं है हमें पे बैक के लिए, राइट। 20,000 हमारा 6 सालों में यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा डिस्काउंटेड रेट के अकॉर्डिंग, हमें और टाइम यहाँ पे चाहिए और साल चाहिए पे बैक कंप्लीट करने के लिए, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड।
ओके तो देख लीजिए यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू होगी, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की एंड सिक्स्थ ईयर की। ठीक है, कॉम्युलेटिव करके हमारी ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें और इतनी वैल्यू जो है चाहिए थी प्रोजेक्ट को उसको कंप्लीट करने के लिए। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement about the modified internal rate of return method are correct। अब हमें बताना है जो statements है, following statements, उनमें से कौन सी statement यहाँ पे correct है regarding MIR, MIRR, right, modified internal rate of return को लेके। पहला है यहाँ पे statement, MIRR assumes that intermediate cash inflow are reinvested at the project's IRR। दूसरा कहता है MIRR resolves the issue of multiple IRRs in project with alternating cash flows। ठीक है, कि जो यहाँ पे इशू था आईआरआर को लेके कि बहुत सारे मल्टीपल रेट रहते थे, क्योंकि आईआरआर में आपने देखा होगा हम वो रेट सेलेक्ट करते थे जहां पे जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू जहां पे जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी, जो नियर अबाउट रहेगी। ठीक है, जीरो या फिर नेगेटिव आएगी, वो यहाँ पे रेट सेलेक्ट करा जाता था। तो मल्टीपल अटेम्प्ट करने पड़ते थे, ट्रायल एंड उसमें एरर में रहता था। तो यहाँ पे जो मल्टीपल आईआरआर थे उस इशू को रिजोल्व करने के लिए एमआईआरआर आया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, फर्स्ट में ही बोला जा रहा था कि ज्यूम करता है कि जो री इन्वेस्टमेंट करी जाती है वो आईआरआर रेट पे ही करी जाती है कैश फ्लो की। थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, एमआईआरआर यूजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि एमआईआरआर जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ पे यूज करता है डिस्काउंट नेगेटिव कैश फ्लो के लिए टू प्रेजेंट वैल्यू के लिए। देन आता है एमआईआरआर प्रोवाइड अ सिंगल एम्बिगिशियस रेट टू रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक सिंगल रेट यहाँ पे ये देता है प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन है 1 2 एंड 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, या फिर 2 3 एंड 4 आर करेक्ट है, या फिर 1 3 एंड 4 आर करेक्ट है, या फिर सारे के सारे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कैसे। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे हमारी वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी की स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आईआरआर मेथड को, यहाँ पे रेट को, यहाँ पे इंटरनल रेट रेट ऑफ रिटर्न जो रेट है हमारा उसको यूज नहीं करा जाता है री इन्वेस्टमेंट के लिए। री इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है यूज करा जाता है। राइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या थी, फॉल्स थी, बाकी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। यस, एमआईआर जो इसकी मल्टीपल आईआरआर हमें लेने पड़ते थे उस चीज को यहाँ पे वो एलिमिनेट कर रहा है। यस, ट्रू, जो नेगेटिव कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटेड करा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करा जा सके। ठीक है, एमआईआरआर हमें यहाँ पे सिंगल यील्ड जो है वो रेट देता है। राइट, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या थी, करेक्ट थी। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हमारे पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब की फीचर ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के की फीचर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं। पहला फीचर क्या है यहाँ पे, इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड एफिशिएंसी रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये ऐसा बनाया गया है जिससे कि एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी बट प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी उसकी हेल्प से। दूसरा है कि ये एम्पावर करता है एम्प्लॉयज को और प्रमोट करता है टीम वर्क को। तीसरा कहता है इट अडेप्ट टू एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि ये चाहे एनवायरमेंटल चेंज है जो कि इंटरनल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उनमें चेंज आ रहा है या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, उनको ये अडेप्ट करने में हेल्प करता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट एनकरेजेस ओपन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो क्या ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेंगे, ऑप्शन ए जिसमें बोला जा रहा है कि 1 एंड 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट है, या फिर बी 2 3 एंड 4 आर करेक्ट है, या फिर सी 1 3 एंड 4 आर यहाँ पे करेक्ट है, या फिर डी 1 2 3 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। राइट, तो क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर कर दीजिए।
यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 2, 3 एंड 4 ओनली जो यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट एफिशिएंसी। वो सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पे यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर करा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी। यस, वो टीम वर्क को एम्पावर करता है। ठीक है, एम्प्लॉइज को एम्पावर करा जाता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि इट थ्राइव्स बाय अडेप्टिंग टू चेंज। ठीक है, एंड जो चौथी स्टेटमेंट थी वो कह रही है ओपन सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक ओपन सिस्टम रहता है जो कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। कोलैबोरेशन जो है इसका की फीचर होता है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, हमें बोला जा रहा है कि एक फर्म है, ऑन एन एवरेज उसकी जो डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो है वो 6 है यहाँ पे। ठीक है, 6 टाइम्स है, 6 रेशियो है यहाँ पे। व्हाट डज दिस सेज अबाउट डेट रिपेमेंट कैपेसिटी। उस कंपनी की डेट रिपेमेंट कैपेसिटी के बारे में ये रेशियो क्या बता रही है। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि द फर्म कैन पे इट्स डेट, ये बता रहा है कि फर्म अपना जो डेट है वो 2 साल से कम पीरियड में ही पे कर देगी। या फिर ये बता रहा है कि लो लेवरेज एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी के पास। ठीक है, तीसरा ये बता रहा है कि फर्म जो है वो डिफिकल्टी फेस कर रही है डेट को रीपेमेंट करने में फ्रॉम ऑपरेटिंग अर्निंग, जो उसकी ऑपरेटिंग अर्निंग है, ऑपरेशनल वर्क से जो पैसा आ रहा है उससे जो डेट रीपेमेंट करने में उनको डिफिकल्टी आ रही है। चौथा कह रहा है कि द फर्म हैज नो ऑपरेटिंग इनकम, की फर्म की कोई ऑपरेटिंग इनकम ही नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे फर्म की जो डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो है वो 6 है, यस, क्या रहेगा इसका आंसर। जैसे ईबीआईटीडीए के बारे में हमने पहले ही बात करी थी, क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। तो क्या रहेगा इसका आंसर। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। राइट, कि द फर्म है वो डिफिकल्टी फेस कर रही है यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करने में अपने ऑपरेटिंग अर्निंग से। ये रेशियो ये बता रही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जो डेट टू ईबीआईटीडी रेशियो अगर 6 है, इसका मतलब 6 सालों में यहाँ पे हम पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, जो बता रहा है कि बहुत ही हाईली और रिस्की यहाँ पे रहता है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ कंपनी ए की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 500 करोड़ है। ठीक है, कंपनी बी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 300 करोड़ है। और प्रेजेंट वैल्यू जो है कंबाइंड की, अगर वो कंपनी मर्ज हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, कंबाइंड की उनकी जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 900 करोड़ बनती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि बेनिफिट रेशियो क्या है, बेनिफिट नेट प्रेजेंट बेनिफिट क्या होगा, मॉनिटरी गेन क्या होगा इस मर्जर से। राइट, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है हमारे पास, 200 करोड़ यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, 100 करोड़ बेनिफिट हो रहा है, या फिर 100 करोड़ हो रहा है, इसको हम 150 करोड़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 150 करोड़ यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। राइट, तो जल्दी से बता दीजिए आंसर, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे। यस, कौन सा आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए आप। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है कंबाइंड फर्म की, ए और बी की, वो कितनी है, 900 करोड़ है। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए की कितनी है यहाँ पे, वो 500 करोड़ बोली गई थी। राइट, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी जो है वो कितनी बोली गई है यहाँ पे, दैट इज 300 करोड़। राइट, तो अब हमें बेनिफिट निकालने का, एनपीवी जो है यहाँ पे निकालने का जो फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, बी फर्म की प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म की है। ठीक है, उनको कंबाइन करके माइनस करेंगे इससे। तो ये जल्दी से आंसर देख लीजिए क्या रहने वाला है।
यस, आप भी कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 500 प्लस 300। यस, जो ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यस, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 900 में से जब हम 800 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे हमारे पास, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि 100 करोड़ जो है यहाँ पे वैल्यू रहेगी। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बेन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमने फॉर्मूला पुट कर लिया। ठीक है, तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 100 करोड़ की। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, which of the following statement about special purpose acquisition company advantages is or are true or false। तो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स को लेके। तो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पे कि a SPAC merger typically take longer to complete than a traditional IPO। ट्रेडिशनल आईपीओ से ज्यादा टाइम लेती है यहाँ पे SPAC merger में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जो है वो उनको फंड प्रोवाइड करवाती है। किनको, स्पैक को। अगर इन्वेस्टर्स जो हैं, स्पैक के जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे अगर अपना पैसा निकलवा लेते हैं, पैसा वापस ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे प्राइवेट इक्विटीज जो हैं, ठीक, गिव मी अ सेकेंड, जो प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जो है वो हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे। अगर स्पैक के इन्वेस्टर्स पैसा ले लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं अपना। दूसरा, स्पैक मर्जर इन्वॉल्व लोअर मार्केटिंग कॉस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फुल स्केल पब्लिक रोड शो। तो यहाँ पे कोई स्पैक में फुल पब्लिक रोड शो नहीं करा जाता मर्जर का। ठीक है, जिससे कि कॉस्ट जो है, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ वन है इसमें, स्पैक स्पॉन्सर्स में कंट्रीब्यूट ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज और सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ द मर्ज्ड कंपनी। जो स्पैक स्पैक के स्पॉन्सर्स होते हैं वो अपना ऑपरेशनल एक्सपर्टीज यहाँ पे सर्व करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, तो जल्दी हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन से यहाँ पे ट्रू है। ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, फर्स्ट जो है वो फॉल्स है। फर्स्ट वाली क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है कि स्पैक मर्जर जो टिपिकली लंबा टाइम लेता है ट्रेडिशनल आईपीओ से। तो अगर हम बात करें स्पैक जो है वो 3 और 6 मंथ्स में यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है मर्जर। और अगर ट्रेडिशनल आईपीओ की बात करें तो उसको टाइम लगता है 12 to 18 मंथ्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट टू। यस, जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी है वो हमें यहाँ पे हेल्प करती है कि अगर हमारे इन्वेस्टर्स वो अगर मर्जर से राजी नहीं है, उनको मर्जर वो उस कंपनी को मर्ज करना वो आइडिया सही नहीं लगा है, तो वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं अपने पैसे को। ठीक है, तो अगर वो रिडीम कर जाते हैं अपने पैसे, वो एग्जिट कर जाते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी जो है हेल्प करती है फंड प्रोवाइड करने में। राइट, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि स्पैक अवॉइड फुल स्केल, यहाँ पे कोई फुल स्केल रोड शो नहीं होता है। यस, इसी की वजह से मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। स्पैक के थ्रू जो मर्जर होता है उसमें कोई भी पब्लिकली कोई रोड शो यहाँ पे नहीं करा जाता है। राइट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है। यस, जो स्पैक के स्पॉन्सर हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी फील्ड में। ठीक है, वो एक्सपर्टीज अपनी लेके आते हैं बोर्ड में। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बैठता है, क्योंकि फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है। राइट, बाकी सारे ट्रू है, ओनली फर्स्ट जो है यहाँ पे फॉल्स था। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से जो है बता दूं कि यहाँ पे CIB हो, GIB हो, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको बेस्ट क्वालिटी का बहुत लो प्राइस पे जो है यहाँ पे स्टडी कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट 30 ईयर से बहुत सारे कैंडिडेट्स, मोर देन 10 लाख, ठीक है, मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स ने जो है इन कोर्सेज का बेनिफिट यहाँ पे लिया है और अपना CIB GIB क्लियर करा है। अगर आप भी अपना GIB CIB को क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कोर्स को यहाँ पे आप
एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ बैंक क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अटेंड करनी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.nstoolschoolofbanking.com पे। उसमें आपको कोर्स सेक्शंस पे जाना होगा। ठीक है, और सीआईबी के कोर्स पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जो भी आपको कोर्स चाहिए सीआईबी जीआईबी प्रमोशन एग्जाम्स का, वो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको वो कोर्स प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे लास्ट 30 ईयर से 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस स्टडी कंटेंट का जो है बेनिफिट उठा चुके हैं। तो आप भी जो है इस कंटेंट का बेनिफिट उठाइए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना एग्जाम जो है सीआईबी का जीआईबी का बैंक प्रमोशन एग्जाम जो है उसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, तो ये वेबसाइट देख लीजिए एक बार कौन सी है, www.nstoolschoolofbanking.com पे आपको ये कोर्स यहाँ पे मिलेगा। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, what does a positive net present value indicate about a project। एक प्रोजेक्ट के बारे में नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या इंडिकेट यहाँ पे करती है। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, कि प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग रन में ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट वैल्यू एंड शुड बी एक्सेप्टेड, कि ये प्रोजेक्ट जो है अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वैल्यू जनरेट करेगा, हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। या फिर तीसरा, द प्रोजेक्ट विल रिजल्ट इन अ लॉस एंड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉस में होगा और ये इसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। या फिर प्रोजेक्ट जो है वो कैश इनफ्लो उसका उसके आउटफ्लो के इक्वल है, कि कैश फ्लो जो प्रोजेक्ट है उसके कैश इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। हम बात करें पॉजिटिव अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है तो क्या इंडिकेट कर रही है। यस, यस ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, कि प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्ट करता है जनरेट करेगा वैल्यू एंड जो है यहाँ पे उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राइट, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सॉरी। ठीक है, तो पहला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे हमने अभी बात करी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रेक इवन इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो ब्रेक नहीं करेगा प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में। तो यहाँ पे यस सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमारे ये जनरेट करेगी वैल्यू और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पे लॉस है तब हमें प्रोजेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव आ रही है अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट मींस वहां पे लॉस हो रहा है और हमें उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाला था, तो लास्ट वाली कंडीशन क्या होती है, जब एनपीवी जो है 0 होती है तब हम बोलते हैं कि कैश इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के इक्वल है। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। राइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ए में हमें दे रखा है मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस एंड थ्योरी के साथ हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, ग्रुप ए में हमें दे रखा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट अगर एज ए डिसिप्लिन है, कल्चर है, आर्ट है एंड साइंस है, तो कौन सी प्रैक्टिस एंड थ्योरी यहाँ पे बात कर रही है। ठीक है, तो दूसरा है हेनरी फ्योल जो है ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जो वो क्या कहती है, कोर पिलर ऑफ मैनेजमेंट रोल जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंड फेडरिक्स टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या क्या दे रखे हैं, रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है इंक्लूड्स सिक्स सिक्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। थर्ड है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप स्किल्स। फोर्थ है सेट फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। राइट, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला जिसमें बोला जा रहा है ए का जो है
थर्ड रहेगा बी का 2C3 D1, या फिर ऑप्शन बी A2 B1 C4 D3, या फिर थर्ड A3 B2 C4 D1, या फिर डी A3 B2 C1 एंड D4। क्या रहेगा इसका आंसर? तो एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, कल्चर एंड आर्ट एंड साइंस है। तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की बात करी जा रही है, मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप स्किल्स की बात करी जा रही है। तभी यहाँ बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट जो है आज क्या है, डिसिप्लिन है, कल्चर है, आर्ट है एंड साइंस है, क्योंकि वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है और लीडरशिप स्किल्स हैं उसमें, राइट। देन हम यहाँ पे देखेंगे, सेकंड है हेनरी फ्यूल्स ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो यहाँ पे वो इंक्लूड करती है हेनरी फ्यूल की ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इंक्लूडिंग 6 ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, राइट। देन आता है यहाँ पे हमारा कोर पिलर ऑफ मैनेजमेंट रोल। कोर पिलर ऑफ मैनेजमेंट रोल जो है यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता है एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजमेंट बुक थी वो 20th सेंचुरी की यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है फेडरिक टेलर का जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो सेट ऑफ फाउंडेशन ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की क्या है, वो फाउंडेशन का काम करती है ये बुक। ठीक है, ये बुक क्या करती है, फाउंडेशन का यहाँ पे काम करती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ए का 3 है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हाउ मैनेजमेंट टुडे इंटीग्रेट्स कल्चर वैल्यू एंड लीडरशिप रोल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बी का 2 है, क्यों, क्योंकि फेलर जो सॉरी फेयल जो है आइडेंटिफाई करता है 6 की एक्टिविटीज लाइक टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, राइट। ये 6 जो है यहाँ पे एक्टिविटीज उन्होंने आइडेंटिफाई यहाँ पे करी थी। ठीक है, थर्ड है यहाँ पे हमारा सी का 1, जिसमें बोला जा रहा है कि रेफर टू द पीटर डकर्स वर्क ऑन मैनेजमेंट रोल दैट शेप्ड मॉडर्न थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो है वहां पे बुक जो है वो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल बुक जो वो थी, राइट। देन आता है डी, डी पे 4। तो यहाँ पे क्यों ये सही है, क्योंकि टेलर इंट्रोड्यूस टाइम स्टडी, टेलर ने टाइम स्टडी इंट्रोड्यूस करी थी, स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस करा था, एफिशिएंसी फोकस जो है यहाँ पे बढ़ाया था। तो ये प्रिंसिपल्स ने इंट्रोड्यूस करे थे। तो उसकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी, जिस जो कि एक सेट फाउंडेशन था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए एंड लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच मैनेजमेंट फंक्शन ensures द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड रिटेंशन ऑफ सुटेबल पीपल फॉर वेरियस रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो वो देखता है, जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्लेसमेंट होती है एम्प्लॉयज की, रिटेंशन को देखा जाता है एम्प्लॉयज की, ठीक है, सूटेबल पीपल को यहाँ पर रिटेन करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें सारी चीजें देखी जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या रहेगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट है, स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग में ही हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, डेवलपमेंट रहती है, प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर्स, रिटेंशन, ये सारी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें वो स्टाफिंग में हम करते हैं, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे कि स्टाफिंग मैनेज करता है ह्यूमन कैपिटल एक्टिविटीज को, ठीक है, चाहे उसको रिक्रूट करना है, डेवलप करना है, प्लेसमेंट्स करनी है, रिटेंशन करनी है, ये सारी चीजें स्टाफिंग में देखी जाती है। डायरेक्टिंग में डायरेक्शन दी जाती है, गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, बट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, रिक्रूट हम नहीं करते हैं डायरेक्टिंग में। प्लानिंग में भी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, हायरिंग नहीं होती है, उसमें भी गोल्स को यहाँ पे सेट करा जाता है, कंट्रोलिंग में कंपेयर करा जाता है, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करा जाता है, डेविएशंस आती है उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, राइट। बट यहाँ पे स्टाफिंग नहीं होती है, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑथर डिफाइंस स्ट्रेटेजी एज अ सेंट्रल इंटीग्रेटेड
externally oriented concept that outlines how a firm will achieve its objective. ठीक है, कि एक ऑथर जो है कैसे डिफाइन करता है स्ट्रेटेजी को एज ए सेंट्रल, ठीक है, इंटीग्रेटेड, एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दैट आउटलाइन, ठीक है, जो कि आउटलाइन करता है हाउ फर्म अचीव, कि एक फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकती है, इंक्लूडिंग उसके पैटर्न्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, ठीक है, जो लिए जा रहे हैं, क्रिएट करे जाते हैं यूनिक वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स के, राइट। तो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे कि कौन से ऑथर ने ये चीजें बोली हैं, कि हमें स्ट्रेटेजी को उन्होंने डिफाइन करा है कि स्ट्रेटेजी जो है वो सेंट्रल होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो यहाँ पे बढ़ा सके, राइट। कौन से यहाँ पे ऑथर ने ये चीज बोली है? अल्फ्रेड चैंडलर्स जेआर ने, माइकल पोर्टर ने, हैम्ब्रिक एंड फेड्रिक्सन ने, या फिर हेनरी मेंड्सबर्ग ने, राइट। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों। देखो, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, चैंडलर्स ने फोकस करा था यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स पे एंड रिसोर्स एलोकेशन पे, ठीक है। उनका ये जो क्या कहते थे कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स पे इन्होंने फोकस करा कि हमें उन्हें अचीव करना है, और रिसोर्सेज एलोकेशन पे इनका मेन फोकस था। जो सेकंड पोर्टर थे, पोर्टर का मेन फंक्शन किस एम्फोसिस किस पे था? कम्पिटिटिव पोजीशंस पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होनी चाहिए, कम्पीट हमें करना है कंपिटिटर्स से, तो इनका जो है मेन फोकस इन चीजों पे था। जो हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन थे, इन्होंने यहाँ पे बताया कि स्ट्रेटेजी जो हमारी कैसी होनी चाहिए, सेंट्रल्ड होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक्सटर्नली ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो जो नेक्स्ट ऑथर है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट ही नहीं करते हैं, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू बेस्ड एक्सचेंज रेशियो यहाँ पे हमें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है द एक्वायरिंग कंपनीज बुक वैल्यू जो है वो 30 है, ₹30 है। जो एक्वायर कर रही है कंपनी, उसकी बुक वैल्यू क्या है? 30 है। और जो टारगेट कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60 है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू? बुक वैल्यू के बेस्ड पे एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे 2.25, 0.5, 1.5। क्या रहेगा इसका आंसर? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम एक्वायर्ड कंपनी की बुक वैल्यू को, एक्वायर्ड कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू के साथ, टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू के साथ। तो एक्वायर्ड कंपनी की बुक वैल्यू क्या है? 30। टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू क्या है? 60। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे? यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज 0.5, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.5 जो है यहाँ पे बुक वैल्यू रहेगी, राइट। तो बुक वैल्यू हमने देख ली कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्वायर्ड कंपनी की बुक वैल्यू डिवाइड बाय टारगेट कंपनी की बुक वैल्यू अगर हम करेंगे, तो वो बुक वैल्यू बेस्ड एक्सचेंज रेशियो जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगी, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ये कह रही है कि एक्वायर्ड बुक वैल्यू डिवाइड करेंगे हम टारगेट बुक वैल्यू के साथ, हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।